ओके सो बच्चों, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म हमने लास्ट टाइम किया था, उसको क्विकली पहले रिकैप करेंगे एज वी यू, ठीक है। नॉर्मली आइसोमेरिज्म हमने क्या देखा था, दो कंपाउंड दिए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, स्पेशल अरेंजमेंट अलग हो सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, या तो स्ट्रक्चरल आइसोमर या तो स्टीरियो आइसोमर, है ना। दो टाइप किए थे। स्ट्रक्चरल में आते हैं चेन, पोजिशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और एक मैंने बताया था रिंग चेन भी आता है, बट वो आपके टेक्स्ट बुक में फिलहाल नहीं दिया, तो हम नहीं कर रहे, ठीक है। वो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे बाद। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर है, उसमें क्या आता है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक में अगेन टू वेराइटीज, सिस ट्रांस, ऑप्टिकल में अगेन टू वेराइटीज, एनेंटियोमर, मेसोमर, राइट। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था डिटेल्स ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, राइट। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, अगर याद नहीं है तो पिछले लेक्चर का वीडियो भी है, वो भी देख लेना। अगर मुझे यहाँ पर चेक करना है कि दो कंपाउंड जो मुझे दिए हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि स्टीरियो आइसोमर, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, IUPAC नेम लिख कर देखना। अगर IUPAC नेम अलग अलग आता है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, सेम आता है तो फिर चेक करना कि स्टीरियो आइसोमर है क्या, मतलब कि पोजीशन एटम्स की आपको अलग दिख रही है कि नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। उसके बाद हमने चेन के अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे, पोजीशन आइसोमर्स के एग्जांपल्स देखे थे, देन वी सॉ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल ईथर, एसिड एस्टर, ऐसे अलग अलग एग्जांपल देखे थे, है ना। एंड देन वी फाइनली वी फिनिश विद मेटामेरिज्म, जिसमें हमने दो मेजर एग्जांपल्स ग्रुप्स देखे थे, कीटोन्स एंड ईथर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इज टॉटोमेरिज्म। क्या है नेक्स्ट वन, टॉटोमेरिज्म। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म समझने के लिए आपको और भी कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे। टॉटोमेरिज्म इतना इजी नहीं समझना, क्योंकि टॉटोमर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन क्या होता है, टॉटोमेरिज्म समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड क्या होता है, और फिर उसके बाद आपको टॉटोमेरिज्म समझना है। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ओके, तो जैसे बाकी सब हमने लिखे थे, अगर आपको याद हो तो हमने जो फॉर्म फंडे लिखे थे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड देन व्हाट इज डिफरेंट, उसी तरीके से मैं टॉटोमेरिज्म भी लिख देता हूँ। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, दो कंपाउंड होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम, यस। बट नाउ दिस इज हियर इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान से देखना। बट पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ध्यान से देखना। मैंने अल्फा लिखा है ग्रीक लेटर, अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड, क्या बोला मैंने, पोजीशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड आर डिफरेंट। फिर से समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, चेंज हो गई है। तो अब ये समझना है कि सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। चलो थोड़ा बेसिक्स से समझते हैं, एकदम बचपने वाला जो है बेसिक्स। अपने को पता है एल्केन में सिंगल सी बॉन्ड होता है, अपने को पता है एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी होता है, अपने को पता है एल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है, ये तो सबको मालूम है। अब जरा समझते हैं कि ये डबल ट्रिपल का मतलब क्या है। देखो, कभी भी अगर हम लोग दो एटम के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। उसका ग्रीक लेटर ये है, देखो ध्यान से, ग्रीक लेटर कैसा दिखता है इसका, ये, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रीक अल्फाबेट है। और दूसरा होता है पाई बॉन्ड, क्या होता है दूसरा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा दिखता है, मतलब पाई बॉन्ड का सिंबल ये रहा, पाई बॉन्ड है। पाई तो आपको पता ही है, मैथ्स में भी आप यूज करते हो पाई। अच्छा, फंडा क्या है समझो, जब भी सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो वो कैसा बॉन्ड रहेगा, वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। पहला बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो हमेशा कैसा रहता है बच्चों, सिग्मा बॉन्ड रहता है। अब ये क्या है, ये पैरेलल ओवरलैप, हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, ये सब वर्टिकल वगैरह, वो सब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत। यहाँ पर पहले क्या बेसिक समझना है आपने, पहला बॉन्ड जब सिंगल बॉन्ड दिखा तो वो कैसा है, सिग्मा है।
जब डबल बॉन्ड बना ना तो पहला वाला सिग्मा, सेकंड वाला कैसा, पाई। बात समझ में आई? डबल बॉन्ड है तो पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई। ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला वाला सिग्मा, दूसरा भी पाई, तीसरा भी पाई। इजी। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद के सारे पाई होते हैं। क्लियर हुई बात? फिर से समझो, ध्यान से सुनना, बेसिक है, बहुत बेसिक चीज है, समझना। सिग्मा बॉन्ड सिंगल वाला होता है, पहला वाला होता है। पाई बॉन्ड जो वो डबल या ट्रिपल में ही काम करेगा। मतलब पाई बॉन्ड बोल सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के काम में ही आता है, तब आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि स्पेसिफिकली सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना, वो मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, एल्केन्स में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये समझ में आ गया। एल्कीन में एक सिग्मा एक पाई होता है, एल्काइन में एक सिग्मा दो पाई होते हैं। अभी सपोज आपको क्यूरियोसिटी है कि अगर सर सपोज 4 बॉन्ड होते तो, कार्बन कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड होते तो पहला सिग्मा होता भैया, फिर तो पहला वाला सिग्मा होता और फिर बाकी सब पाई होते। सिंपल एकदम। 5 बॉन्ड होते तो अरे 5 बॉन्ड हो ही नहीं सकते कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते राइट। तो ये मैक्सिमम आपका फंडा इस तरह से होता है। क्लियर बात है? अपन नॉर्मली सिंगल डबल ट्रिपल की ही बात करते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई is that pi bond is a weak bond. Pi bond is a weak bond. तो आप ऐसे एक नोट करके रखेंगे, सिग्मा is strong, pi is weak. pi bond weak bond. तो कौन सा जल्दी टूटेगा? pi bond जल्दी टूटेगा, सीधी बात है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। है ना? तो सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग, पाई इज वीक। नाउ दैट इज वन कॉन्सेप्ट कि भाई पाई बॉन्ड क्या होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन, तो वो भी समझो जरा। The carbon directly bonded to, ध्यान से सुनना बच्चों, the carbon that is directly bonded to the functional group is alpha carbon. क्या समझे? अल्फा आप लोग को पता है, अल्फा जो होता है ना मेन, जिसे अपन बोलते हैं अल्फा मेल, अल्फा होता ना, वो पिक्चर कौन सी थी, जुरासिक पार्क में दिखाया वो लोग ने। अल्फा इज बेसिकली द मेन गाय, द मेन पर्सन। वैसे यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो भाई वो अल्फा हो गया, मेन हो गया। ठीक है, तो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा, तो ऐसा मैं बोलूं कि द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना? ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपको अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करने आ गया, अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करने आ गया। से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि अच्छा एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये ऐसा कंपाउंड है CH3 CH Cl CH3, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, कॉमन नेम 2 क्लोरोप्रोपेन IUPAC। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा वाला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? तो आप बोलोगे सर ये अल्फा है, सेकंड बीच वाला जो है वो अल्फा है। क्यों? क्योंकि ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये कार्बन अल्फा हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अभी अल्फा पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? एक ही है, देखो अल्फा हाइड्रोजन एक है, सिंपल बात। क्या ये बात सबके भेजे में गई? सिंपल है ना, बहुत इजी है। और एक देखते हैं CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड है, मैंने आपको इसका टेबल लिखवाया था बच्चों। अब इसमें ये रहा फंक्शनल ग्रुप, COOH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। हाँ कि ना? आसानी से पहचान पाओगे, है ना? और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपको दिख रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात है, एकदम इजी। यस बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सिंपल फंडा है, उसका ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत सिंपल चीज है कि भाई वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन आपने पहचान लिया। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स हुए तो आप
प्रिंसिपल वाला, मेन वाला जो है उसको कंसिडर, सीधी बात। अब ये दोनों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, तो आपको पता चला, अच्छा पाई बॉन्ड कहाँ होता है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है वो पाई बॉन्ड होता है। अच्छा, और अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढना है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, ये क्लियर हो गया। अब जरा टॉटोमेरिज्म को समझते हैं। ये दोनों चीज समझी तो टॉटोमेरिज्म इजीली समझे। तो टॉटोमेरिज्म बोलता है, एग्जाम्पल के साथ समझा कि आपके पास समझो कीटोन है, क्या है, कीटोन है, कौन सा, ये एसीटोन, पहला वाला कीटोन का पहला मेंबर CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नेम है डाइमिथाइल कीटोन, पॉपुलर नेम है एसीटोन, और IUPAC है प्रोपैनोन, प्रोपैन 2 ओन है ना। कीटोन का तो सफिक्स ओन होता है और 3 कार्बन की चेन आपको सामने दिख रही है। अच्छा, अब यहां पर नोट करना, मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड हो, बोलो हाँ कि ना। तो मेरे पास अल्फा कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 2 अल्फा है, करेक्ट, 2 अल्फा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से 2 कार्बन जुड़े हुए। ठीक है भाई, ओके। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, यहां पे कितने, 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। क्लियरली आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या, पहले ये अपने आप से सवाल करो। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम इजी। आई एम ब्रेकिंग इट डाउन लाइक एकदम बच्चे सा, बहुत सिंपल, बहुत स्लो जा रहे हैं अपन, कोई टेंशन नहीं। देखो, C डबल बॉन्ड हो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड पे अल्फा है, अल्फा में हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी मुझे सामने सामने ये दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, पाई बॉन्ड दिख रहा है मेरे को ये स्ट्रक्चर में, हाँ ये रहा ना डबल बॉन्ड, देखो पाई बॉन्ड भी दिख रहा है। तो मुझे इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड भी मिल गया, अल्फा हाइड्रोजन भी मिल गया। और क्या वो दोनों पड़ोसी हैं, बाजू बाजू में है, हाँ, तो उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करो, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करो, तो इसको हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। अब ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, बट बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग जाता है कई बार, तो ध्यान से सुनना और समझना क्या बोला मैंने। ठीक है, now this particular arrow, see, this is also important na, this particular arrow you have to pay attention to. I am not making full headed arrow, full arrow head नहीं डाला मैंने। मैं नॉर्मली केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ तो फुल एरो हेड डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने हाफ हेड एरो डाला है। क्या डाला है, हाफ हेड, देख सकते हो आप, है ना, पूरा हेड ये होता है ना एरो का, मैंने क्या डाला अभी, हाफ हेड डाला। इस पर भी थोड़ा सा फोकस कर ले, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है बट ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आप क्या करोगे, पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन की पोजीशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करोगे। तो आप बोलोगे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, कौन से वाले से करूं, भाई किसी से भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 के 6 एक जैसे हैं। अल्फा से अल्फा कार्बन पे 3 इधर 3 इधर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम। तो समझो मैं ऐसे कर दूं, CH3C, ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड था तो वहां से पाई बॉन्ड हटा दिया, यहां लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई? जिनको अभी भी नहीं समझा उनके लिए एरो बना के बताता हूँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ गया, समझ में आ रही बात, पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ गया, और यहां से अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ आया, दिख रहा है आपको, अल्फा हाइड्रोजन इस तरफ आया, यानी कि CH2, और अल्फा हाइड्रोजन इसको मिला, मतलब ये बन गया OH। चेक करो सबकी वैलेंसी अभी भी कंप्लीट है बच्चों, पूरी है कि नहीं, एकदम सिंपल, सबकी वैलेंसी अभी भी कंप्लीट है अच्छी तरह से। अच्छा, ये वाला फंक्शन ग्रुप ओन था, ओन यानी कि कीटोन, बरोबर है, ये वाला फंक्शन ग्रुप ओन यानी कि कीटोन था। ये वाला जो है, ये वाला OH ग्रुप है। OH ग्रुप मतलब क्या है, अल्कोहल, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL, ऑल, है ना, प्लस इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है आपको, मतलब ये एल्कीन का डेरिवेटिव है। क्या ये बात भेजे में जा रही है, सिंपल है ना। तो प्रोप 1 इन 2 ऑल, चेक करो, देखो 3 कार्बन की चेन, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकंड पोजीशन पे OH, यानी कि प्रोप 1 इन 2 ऑल, आंसर आ गया। तो ये क्या समझ में आया इस बात से, इस बात से ये समझ में आया कि प्रोपेनॉन एंड प्रोप 1 इन 2 ऑल आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये बात समझ में आई?
दे आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। इसी फंडे को हम लोग टॉटोमेरिज्म का नाम देते हैं। तो इतना सब लंबा चौड़ा घूम फिर के आने के बाद सिंप्लीफाइड वर्जन भी दे देता हूं। सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है भाई? तो सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, रिमेंबर, ऐसे लिखो, रिमेंबर फॉर मेकिंग टॉटोमर्स, फॉर मेकिंग और ड्रॉइंग टॉटोमर्स। जब आपको टॉटोमर्स ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, you follow these steps. Identify pi bond. किया आपने आइडेंटिफाई पाई बॉन्ड, स्टेप नंबर 1। क्लियर बच्चों? ये मैं आपको जो स्टेप्स दे रहा हूं, अगेन ये बुक में ऐसे इस स्टेप्स के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, पर ये बहुत आसान कर देता है आपका काम। तो आप इन स्टेप्स को रट्टा नहीं मारेंगे, आप इनको समझ लेंगे और सिर्फ अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको हर बार कॉमन नॉमेनक्लेचर ये स्टेप है, IUPAC ये स्टेप है, ऐसे बोला है ना, वैसे यहाँ पर भी स्टेप बताना। पहला है आइडेंटिफाई पाई बॉन्ड, कर लिया आपने। दूसरा आपको बोला मैंने कि आइडेंटिफाई क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन, कर सकते हैं आप, अल्फा हाइड्रोजन आपको आइडेंटिफाई करने आ गया। और तीसरा, और यही इंपॉर्टेंट है मेन, कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये समझ में आ गई बात? आपने दोनों को आइडेंटिफाई किया, फिर दोनों की पोजीशन को आपने इंटरचेंज कर दिया, बस ये फंडा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 ऑफ टॉटोमेरिज्म। सपोज ये है CH3 CH2 NO2 है ना, नाइट्रो इथेन। ये मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ाया है, टाइप 2 के फंक्शनल ग्रुप्स में, आप लोगों ने टेबल भी लिखा भी, नाइट्रो इथेन। ये इसका मैं डायरेक्टली IUPAC नहीं लिख रहा हूं। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन, इथेन, और ये NO2 ग्रुप क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, सबको मालूम है ये, तो नाम क्या हो गया, नाइट्रो इथेन, सिंपल। अब यहां पर क्या आपको ये दिख रहा है पूरा फंक्शनल ग्रुप, बोलो हाँ कि ना। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके ऊपर 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाँ कि ना। क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा पाई बॉन्ड, यस। तो क्या करना है, आपने अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई किया, ओके, आपने पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई किया, ओके। अब आपने क्या करना है, उनकी पोजीशन को कैसे करना है, इंटरचेंज कर देना है बच्चों, बस एकदम इजी, एकदम सिंपल, यस। चलो करें, फिर से एरो से भी दिखा देते हैं। क्या किया मैंने, H को यहां लेके गए और पाई बॉन्ड को यहां लेके गए, ऑपोजिट साइड। वो तुम्हारा, मैं हर बार बोलता हूँ, ये वो अक्षय कुमार वाला मीम देखते हो ना तुम लोग फेसबुक पे, वैसे बस वही करना है। अल्फा हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड, स्विच, बन गया तुम्हारा टॉटोमर। तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH, क्योंकि हाइड्रोजन तो चला गया, अभी डबल बॉन्ड NOH। क्या ये बात समझ में आई? है ना? अब आप बोलोगे सर एक चीज तो इसमें नहीं समझी कि नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ये किसी ने नहीं पूछा। दोनों केस में नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4, बट नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो नाइट्रोजन के ऊपर होता है भाई एक लोन पेयर, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मली होता है ना, जब 4 बॉन्ड बना लेता है तो लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर जब हम लोग नाइट्रोजन ड्रॉ करते हैं तो हम लोग उसके ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग से बनाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना सकता है। अगेन ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में, जो छोटी छोटी ऐसे पॉइंट्स है जो आपको
अभी फिलहाल थोड़ा सा ऐसा ऑड लग सकता है यार नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। ऑफ कोर्स इट इज केपेबल ऑफ मेकिंग, नो डाउट। तो नाइट्रो कंपाउंड्स में वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है इन मेनी केसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग नाइट्रो फॉर्म और एसी फॉर्म का कन्वर्शन बोलते हैं। बट इन सिंपल टर्म्स आपको ज़्यादा उसमें घुसना नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है पाई बॉन्ड और अल्फा हाइड्रोजन लिया और उसको इंटरचेंज कर दिया, सिंपल है ना। अच्छा, तो अभी ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, अब एक थोड़ा सा वापस आते हैं पिछले एग्जाम्पल पे, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। क्या ये कीटोन ग्रुप था बच्चों? एसीटोन कीटोन ग्रुप था, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप था आपके पास इनॉल, यानी कि ये था इनऑल फॉर्म। क्या था ये? इनऑल, है ना। हाँ, तो टॉटोमेरिज्म की कैटेगरी में एक जो मेन एग्जांपल आता है वो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कौन सा वाला? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ये सबके दिमाग में गया? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। बहुत लोग इसको कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। Many people call it keto-enol transformation also, right? Let's try and understand क्या होता है। चलो देखते हैं। तो टॉटोमेरिज्म का मार्क कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। Same compound as a mixture of 2 or more structurally different molecules which are in rapid equilibrium with each other। रैपिड इक्विलिब्रियम, वो जो डबल एरो दिखा है उसका मतलब क्या कि वो एक टाइप के स्ट्रक्चर में नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, कभी कीटो रहेगा, कभी इनॉल रहेगा, कभी कीटो रहेगा, कभी इनॉल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? रैपिड इक्विलिब्रियम। वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अब ऐसे केस में ये शिफ्टिंग होती कैसे है? इट इज द प्रोटॉन मतलब H+ बच्चों, प्रोटॉन मतलब H+, जिसको नहीं मालूम यहाँ बाजू में लिख देना। प्रोटॉन मतलब H+, which shifts from one atom to another atom in the molecule to form the tautomer। जैसे कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का एग्जांपल आपको यहाँ पर उन्होंने दिया है। In this case, keto-enol tautomerism is very common form of tautomerism. It is found in carbonyl compounds। कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से पढ़े हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम पे कौन से पढ़ लिए? मेनली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्यों बोलते हैं इनको? एसिड्स को भी कार्बोनिल में गिना जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि जिसमें C+O ग्रुप हो, ये वाला ग्रुप, जिसमें भी C+O ग्रुप हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। इसी को कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है। यहां पर क्या हो रहा है? alpha hydrogen, here a hydrogen atom shifts reversible क्योंकि डबल एरो, याद है ना, from the alpha carbon of the keto to the oxygen atom of the enol। देखो मैंने हेंस यही करके दिखाया आपको। अल्फा कार्बन से H कार्बोनिल के O के पास जाता है और पाई बॉन्ड जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करता है। यही तो हुआ यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल कीटो इनॉल का जरा करके देखते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा वाला कीटोन है, ठीक है बच्चों। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करो पहले। कितने हैं? 1 2। अल्फा हाइड्रोजन कितने? अल्फा हाइड्रोजन 5 है। वेरी गुड। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे, राइट। अब आपके पास सवाल आएगा कि सर ऐसे केस में हम लोग कहाँ शिफ्ट करें? मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है इसको इधर लेके जाए कि इधर लेके जाए, ये सवाल आएगा ना। तो यहां पर वही फंडा है जो हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, बट आगे भी उसको डिटेल में करने वाले हैं। यहां पर आपको क्या करना है? यू शिफ्ट द डबल बॉन्ड मोर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। वो क्यों है अभी वो सेट्ज़ रूल वगैरह आगे हम लोग सब पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा अपने को डिटेल में। पर यहां पर क्या होगा? शिफ्ट द डबल बॉन्ड मोर टुवर्ड्स द सेंटर। ये अगेन मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन दे रहा हूं आपको,
तो लिटरली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अच्छा मोर टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं। इसका बेसिकली आइडिया है कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होता है। पर यहाँ पर आप कैसे याद रखोगे, सिंपल तरीका आपको याद करने का बता देता हूँ। आप ऐसे याद कर लोगे, अगर मैं फर्स्ट वाले पे डालता ये तो मेरा डबल बॉन्ड का आता टुवर्ड्स द कॉर्नर, मॉलिक्यूल के एकदम कोने में आ जाता, बरोबर है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। ठीक है, इस तरह से। सो हियर व्हाट डिड आई डिसाइड, I decided to shift the alpha hydrogen from which carbon, here इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, ऐसे सेकेंड टू थर्ड ऐसे लेके गया। ऑब्वियसली द नेम, चलो नेम देख लें इसका। इसका नाम है ब्यूटान, क्योंकि 4 कार्बन की चेन थी, सेकेंड पोजीशन पे कीटोन था, तो ब्यूटान 2 ऑन इसका नाम था। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये रहा, इसका नाम होगा ब्यूट 2-इन। पहले तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और फिर 2 ऑल भी है, तो ब्यूट 2-इन 2 ऑल। तो ये भी हुआ वही कीटो, ये भी हो गया एग्जांपल ऑफ कीटो ग्रुप, और ये हो गया एग्जांपल ऑफ इनॉल ग्रुप। तो फिर से यही हुआ कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात। So that finishes your structural isomers. अब हम लोग जाते हैं हमारे स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर्स में आपको ज्योमेट्रिक का बेसिक आइडिया आज कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ऑप्टिकल जो है वो हम लोग हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में करने वाले हैं, क्योंकि अगेन ऑप्टिकल को समझने के लिए लॉट ऑफ कंडीशंस नीड टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, विच ऑब्वियसली फ्रॉम बेसिक, अगर आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अभी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली उसको आपको नहीं पता है, ठीक है, तो इट विल ओनली एंड अप कंफ्यूजिंग। तो अपन क्या करेंगे, आज अपन ज्योमेट्रिक आइसोमर पूरा खत्म करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि एल्कीन्स में आएगा अभी 11th में, फिर उसके बाद 12th में आपके इसमें बाकी सारे जो फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर्स हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिक आइसोमर बहुत जगह आने वाला है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आएगा, बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, सब जगह आने वाला है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते थे, इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग था, ये तो याद है सबको। स्टीरियो आइसोमर्स क्या थे हमारे, जिसमें स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो अलग था, है ना। और स्टीरियो आइसोमर्स में पहली वैरायटी थी हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब वर्ड ज्योमेट्रिक, व्हाट डज इट मीन टू यू, ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होगा। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, उसका मतलब क्या है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर का फंडा पहले समझ लो। ज्योमेट्री ये शब्द आया मेनली क्या, उसका मतलब क्या है। एक पॉइंट को मैंने फिक्स रेफरेंस माना और उस पॉइंट पे से बाकी सब चीजों का क्या रिलेशन है, कितना डिस्टेंस है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो वो समझ में आता है, तो मुझे ज्योमेट्री समझ में आती है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमें फंडा समझना है पहले तो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। और हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो है, इट इज सीन इन नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो आप सिंपल भाषा में लिख देंगे, सिंपल शब्दों में, कहाँ दिखता है ये, नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। मतलब पहली बात तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, बोलो हाँ कि ना। क्या कंडीशन समझ में आई, कंडीशन आपको समझ में आई, कंडीशन समझ में आ गई, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अगर ये नहीं होगा तो आप ज्योमेट्रिक आइसोमर की बात ही नहीं करना। अच्छा, कोई भी डबल बॉन्ड चलेगा क्या, नहीं भाई, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब COCN नहीं, C डबल बॉन्ड C, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, पहली बात है ना। और एट अ नॉन टर्मिनल पोजीशन होगा तो आपको दिखेगा। नॉन टर्मिनल मतलब चेन के स्टार्ट में भी नहीं, चेन के एंड में भी नहीं, बीच में किधर होना चाहिए। अगेन ये क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं, लेकिन ये मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, एट अ बेसिक लेवल ज्योमेट्रिक आइसोमर समझने के लिए आपको ये बता रहा हूं। ये ऐसा रूल्स जो है ना, ये लिखा हुआ नहीं है ये ऐसा
कि नहीं भाई नॉन टर्मिनल होगा तो ही दिखता है, पर आपके लेवल पे आपके केस में ये एक्चुअली अप्लाई होता है, नॉन टर्मिनल वाले ही आपको पूछे जाते हैं। ये आपको सीईटी में, जेई में, मतलब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके हिसाब से बहुत हेल्प करता है ये स्टेटमेंट। क्या समझ में आया? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, पहली बात। दूसरा, उसका पोजीशन फर्स्ट या लास्ट यानी कि स्टार्ट या एंड में नहीं होना मांगता है। दिमाग में गया? अब जरा समझते हैं कि क्या है ये ज्योमेट्रिक आइसोमर, एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले देखो, मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। इसका नाम क्या है बच्चों? ब्यूट 1ene। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखेगा क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? नो, ऑब्वियसली नॉट। व्हाई? बिकॉज यहां पर टर्मिनल है, डबल बॉन्ड कहां है? चेन के स्टार्ट में। अपने को चेन के स्टार्ट में नहीं चाहिए, तो यानी कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं दिखेगा। क्या ये इतना सिंप्लीफाई हो गया? बोलो हाँ कि ना? ज्यादा सोचना ही नहीं है कि आप कंपाउंड देख के बता सकते हो कि ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, पहले घुस जाते हैं सीस, ट्रांस, ई फॉर्म, जेड फॉर्म, बाउंसर। क्यों? क्योंकि पहला बेसिक तो समझ लो कि कहाँ दिखेगा कहाँ नहीं दिखेगा भैया। तो कहाँ नहीं दिखने वाला भाई, जब टर्मिनल आ जाएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका एक एक्सेप्शन है जब हम लोग ई जेड फॉर्म करेंगे, बट पहले सिस ट्रांस तो समझ लो बेसिक, फिर करेंगे ना ई जेड, फिर देखेंगे एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो अगर मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, अब मैं ऐसे बोलूं, है ना, तो ये CH3 CH CH और CH3, ये क्या हुआ? ये ब्यूट 2ene हुआ बच्चों। क्या हुआ? ये ब्यूट 2ene। क्या इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखेगा? ऑफ कोर्स यस। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है, सबको दिख रहा है, अंधे तो है नहीं अपन, अपने को दिख रहा है स्क्रीन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल पोजीशन पे भी है। इसका ये मतलब है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर दिखेगा। तो पहले ये एस्टैब्लिश हो गया। अब ज्योमेट्रिक आइसोमर कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि मैं C डबल बॉन्ड C को रेफरेंस मान लेता हूं, क्या करता हूं मैंने क्या बोला था, ज्योमेट्रिक में मेन आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। तो आपका जो मेन रेफरेंस पॉइंट है वो कौन है? किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप? C डबल बॉन्ड C को। बोलो हाँ कि ना? तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बन गया। ओके, तो यहां पे भी मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड C। ठीक बात। अभी बॉन्ड्स जो हैं उनको किस तरह से बना रहा हो, ध्यान से देखना। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या था ब्यूट 2ene का? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझ में आ रहा है ये? तो ये वाला मैंने ड्रॉ किया ना बीच में, ये वाला जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ड्रॉ किया, राइट? अब देखो इसके ऊपर H CH3 H CH3, is this the actual same structure? check, tell me। यहां से काउंटिंग ऐसे चालू होगा ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये ऐसे जाएगा। क्लियर? अब आते हैं दूसरे साइड पे। अब मैं ऐसे बना रहा हूं H CH3 CH3 H। क्या समझ में आया इसमें डिफरेंस? फिगर देख के, इमेज देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? यहां पर H और H सेम साइड थे, CH3 और CH3 सेम साइड थे। यहां पर H और H ऑपोजिट साइड थे, CH3 CH3 ऑपोजिट साइड थे। यस और नो? तो इसको हम लोग, इस फंडे को हम लोग बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट चेंज करना। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि जो पोजीशन थी एटम्स की वो मैंने चेंज कर दी बच्चों, और इसी को हम लोग स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। यहां पर अप्लाई कैसे करना है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, ये जो मेरा रेफरेंस पॉइंट था, ये इसके दोनों बाजू सेम ग्रुप सेम साइड हो सकता है, या सेम ग्रुप
ऑपोजिट साइड हो सकता है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? ग्रुप्स, सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड। अगर सेम साइड पे हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस, CIS, सिस। बोलो, सेम साइड सिस, इजी टू रिमेंबर, सेम सिस। और ऑपोजिट हुआ तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस, TRANS, ट्रांस। सेम साइड सिस, ऑपोजिट साइड ट्रांस। क्लियर बात है? अच्छा, क्या इसका IUPAC नेम बदलेगा? मैंने क्या कहा था, स्टीरियो आइसोमर्स का IUPAC नेम सेम रहता है। आप करके देख लो, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, देखो ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 4 कार्बन की 1 2 3 4, ऐसे 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, अभी भी सेम है ना, लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं बदली। तो नाम तो ब्यूटीन है दोनों जगह पे, और यही मैंने बताया था, ये कैच है बच्चों। लेकिन अब आपको समझा कि अच्छा, ब्यूटीन की भी 2 वैरायटी होगी। कौन सी? एक सिस ब्यूटीन और एक ट्रांस ब्यूटीन। क्या ये भेजे में गया सबके? बोलो हाँ की ना। cis butene and trans butene, so they are geometric isomers of each other. अब आपको ये भी फंडा समझा देता हूं कि ये टर्मिनल में क्यों पॉसिबल नहीं था। सपोज मैं कार्बन टू कार्बन, ऐसा ये वाला था ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट में जाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये टर्मिनल था, इसमें पॉसिबल क्यों नहीं है, देखो जरा। तो मैं ऐसे बनाऊं C डबल बॉन्ड C, तो इधर H और H, समझ रहे हो, ये दोनों H है ना कार्बन के ऊपर, इसको मैंने ऐसा बना दिया। ये बाजू H और इधर CH2 CH3, ये हाइड्रोजन और ये इस कार्बन से ये 2 चीजें जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब आता है मजा, अब आता है मजा। ये हाइड्रोजन को मैं अगर ऊपर रखूं या नीचे रखूं, इन दोनों का पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर भी दूं अगर, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? इथाइल के सामने हाइड्रोजन ही आएगा ना, तो कुछ नया स्ट्रक्चर बना क्या? नहीं, क्योंकि इथाइल के सामने हाइड्रोजन ही आएगा, तुम कितना भी घुमा लो, करेक्ट है। तो नया स्ट्रक्चर नहीं बना। और आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? नया स्ट्रक्चर बनना चाहिए। बोलो हाँ की ना। तो इसीलिए टर्मिनल में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल फ्रेंच में कहते हैं ना, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। अब और एग्जांपल हम लोग फटाफट इसके थोड़े से कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये तो क्लियर हो गया सबको, सिस फॉर्म सेम साइड, ट्रांस फॉर्म ऑपोजिट साइड। ये भी लिख दूं यहाँ पे, सेम साइड, सेम साइड, सेम ग्रुप्स या सिमिलर ग्रुप्स अगर आप बोल सकते हो सेम साइड पे, तो सिस, और ऑपोजिट साइड पे ट्रांस। अब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, तब इसमें सिस और ट्रांस का दूसरा नाम भी आता है, जेड फॉर्म और ई फॉर्म, ठीक है। पर फिलहाल आपको उसमें नहीं घुसना है, आपको पहले बेसिक्स को एकदम पकड़ लेना है, क्रिस्टल क्लियर कर लेना है, ठीक है। वो गलती नहीं करनी जो बाहर जो लोग कर रहे हैं। आप देखते हो ना, हाई फंडू चीजें पढ़ने के खीर खाने के चक्कर में दाल चावल जाता है इनके हाथ से, ठीक है। तो आप लोग पहले बेसिक्स को पकड़ लो, सिस ट्रांस समझ लो, फिर जेड ई जितना हाई फंडू चीजें करनी है वो मैं कराऊँ, कोई टेंशन नहीं, बेसिक्स को पकड़ो। चलो, ब्यूटीन हो गया। अब हम लोग करते हैं पेंट टू इन। तो देखते हैं पेंट टू इन। पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ज्योमेट्री, है ना। पहले ये चेक करें, पेंट टू इन। चलो बनाते हैं पेंट टू इन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। क्या ये दिखाएगा? पेंट टू इन दिखाएगा, ज्योमेट्रिक आइसोमर। यस, डबल बॉन्ड है, नॉन टर्मिनल है, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, पहले C डबल बॉन्ड C बना लिया दोनों साइड। अच्छा, एक चीज है यहाँ पर, कई बच्चों को, थोड़े से जो बच्चे जिनका बेसिक अगर उतना पक्का नहीं है, उनको ना एक बहुत ही अजीब चीज में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर वो यही नहीं जज कर पाते कि कौन से ग्रुप्स बनाने। हो सकता है आप में से भी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो कार्बन कार्बन ये मैंने बना दिया,
तो अब क्या करो, आप एक पहला वाला कार्बन उठाओ, जैसे मैंने ये कार्बन उठा लिया, ठीक है, मैं बहुत बेसिक में जा रहा हूं बच्चों, मैंने ये कार्बन उठा लिया, इस पे क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, करेक्ट, क्योंकि उसका पड़ोसी कार्बन तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ना। क्या ये सबको दिमाग में जा रहा है? तो आपको एक हाइड्रोजन एक मिथाइल बनाना है, तो मैं ऐसे बना देता हूं, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, ऑल्सो प्लीज लिटिल थिंग्स, प्लीज पे अटेंशन वाइल ड्रॉइंग, डोंट ड्रॉ इट लाइक दिस। आइडियली भी हम लोग ऐसा लिखने के लिए लिख देते हैं, बट आइडियल तरीका क्या है लिखने का, C फिर बाजू में H3, क्यों? क्योंकि बॉन्ड कार्बन के साथ हो रहा है, ये दिखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जिसपे थोड़ा आपको पॉलिश करना चाहिए। मैं घाई में लिखते वक्त CH3 लिख देता हूं, आप समझते हो ये बात। चलो ठीक है, अब ये वाला कार्बन उठा लो, सेकंड वाला, इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है बेटा, ये हाइड्रोजन है और ये CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप है, देख लो CH2 CH3 क्या C2H5 है ना, इथाइल ग्रुप है ना, तो ये लगा हुआ है। अगेन नाउ द चॉइस फॉर मी इज कि मैं इसको सेम साइड लगाऊं कि ऑपोजिट साइड लगाऊं, बस यही चॉइस है ना। तो ये मैंने सेम साइड लगा दिया और ये मैंने ऐसे लगा दिया C2H5। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये रहा मेरा सेंटर, इस तरह से। अच्छा, यहां पर क्या फंडा है देखो, सेम, पर यहां पर क्या करेंगे हम लोग दूसरे साइड पे बच्चों, आप बताओ, सेम साइड रखेंगे कि ऑपोजिट साइड? तो यहां पर ऐसे रख दूंगा मैं CH3 और H और H और C2H5। अब आप बोलेंगे कि सर ये दोनों ग्रुप तो सेम नहीं है। सेम नहीं, सिमिलर है तो भी बहुत है। क्या समझ में आया? लेकिन ये तो सेम है ना, ऑपोजिट साइड आ गया हाइड्रोजन, बस बात खत्म हो गई। तो यहां पर आपको देखना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड और मिथाइल इथाइल सेम साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड, बात अपनी खत्म हो गई। यहाँ पर सेम साइड यानी कि सिस और ऑपोजिट साइड यानी कि ट्रांस। नाम बता दो, इसका नाम होगा सिस पेंट 2इन और इसका नाम होगा ट्रांस पेंट 2इन। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? क्या ये आइसोमेरिज्म सिर्फ एल्कीन्स में दिखेगा? हाँ। क्या ये सिर्फ नॉन टर्मिनल एल्कीन्स में दिखेगा? हाँ। और एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप खुद अटेम्प्ट करिए। टू मिथाइल हेक्स 3इन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 मिथाइल हेक्स 3इन। ठीक है, चलो तो पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 का। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये रहा। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, ये रहा। अब बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो। इसी वैलेंसी चेक कर लेना सबकी बरोबर से है कि नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH, यस, वैलेंसी चेक कर ली इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा डबल बॉन्ड कैसा दिख रहा है। ये रहा। डबल बॉन्ड के ऊपर क्या क्या बनाना है हमको, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन बनाना है और एक ये पूरा ग्रुप, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन बनाना है और एक ये पूरा ग्रुप, मिथाइल और इथाइल। ये बात समझ में आ रही है? वैसे इस ग्रुप का नाम क्या है, सबको ये आ जाना चाहिए अभी तक। CH3 CH CH3 तो रटा हुआ होना चाहिए। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, आइसोप्रोपाइल है। अगर CH3 CH2 CH2 ऐसा लिखता तो ये N प्रोपाइल होता।
और यहाँ पर देखो ये आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीच वाले कार्बन से। ये छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ लेनी चाहिए अभी तक। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेंगे। यस, सो ऑन वन साइड यू हैव हाइड्रोजन, ऑन द अदर साइड यू हैव CH। अब ध्यान से देखना जरा, ये यहाँ पे पब्लिक बहुत गोची करती है। CH, CH3, CH3। ये समझ में आया क्या किया मैंने? देखो ध्यान से, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था, इस कार्बन से CH जुड़ा हुआ था, फिर उस पर मिथाइल और मिथाइल। देखो इस कार्बन से CH जुड़ा हुआ है और उस पर ये मिथाइल और मिथाइल। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ on the opposite side, here you will have hydrogen and here you will have CH2, CH3. The IUPAC name is not going to change, it's going to remain the same. Okay, here you will have hydrogen, hydrogen, CH2, CH3 or CH, CH3, CH3. यहाँ पर सेम साइड, ऑपोजिट साइड। सेम साइड मतलब सिस, ऑपोजिट साइड मतलब ट्रांस। तो यहां पर आएगा सिस 2 मिथाइल हेक्स 3 इन और ट्रांस 2 मिथाइल हेक्स 3 इन। क्लियर हो गई बात? ये वो हमारा फंडा किसका? ज्योमेट्रिक आइसोमर का। क्या बोला था हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर के बारे में? कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कंडीशन थी? प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C चाहिए और वो भी नॉन टर्मिनल पोजीशन पे ही आएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एक लास्ट चीज इसमें से नोट कर लेनी है आपने, ठीक है? आपको क्या लगता है कि सिस और ट्रांस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? मैं ऐसे लिख रहा हूं, ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल। अब मैं एक वर्ड खाली छोड़ रहा हूं, लेस स्टेबल की मोर स्टेबल। वो आप सोचो, पहले 10 सेकंड सोचो। ट्रांसफॉर्म लेस स्टेबल होगा कि मोर स्टेबल होगा देन सिस फॉर्म? थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, इजी है। ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? क्या लगता है? मोर और लेस? आंसर इज ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म। किसी एक कंपाउंड का आपको अगर सिस और ट्रांसफॉर्म के बीच में कंपेयर करने को कहा जाए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा है। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें। ये बड़ा बड़ा बल्की ग्रुप, ये दो बल्की ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड दूर दूर चला गया तो इनके बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। जितने तुम्हारे बल्की ग्रुप एक दूसरे से दूर जाएंगे, बल्की ग्रुप मतलब बड़े ग्रुप, हाइड्रोजन छोटू है ना, एल्काइल ग्रुप बड़े ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, बोलो हाँ कि ना? बल्की समझते हो सब लोग? बल्की मतलब मेरे जैसा बल्की, है ना? तो जब बल्की ग्रुप्स एक दूसरे से जितना दूर जाएं, उनका रिपल्शन उतना कम हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर वो बाजू बाजू में बैठे हैं, दो मोटे लोग, आपके साथ हुआ होगा ना, ट्रेन में प्लेन में बैठे हो, बाजू वाला तुम्हारी सीट पे पूरा जगह ले रहा, तुम पूरे रास्ते ऐसे कोनी मारते हो, उसको करते हो ना? तो बस वही है यहाँ पे भी। जब बल्की ग्रुप्स पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करने की कोशिश करते हैं। और जब वो रिपेल कर रहे हैं तब क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। ज्यादा एनर्जी मतलब लेस स्टेबिलिटी, बोलो हाँ कि ना? सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में बिकॉज दूर दूर चले गए बड़े ग्रुप्स। अब यहाँ देखना, ये ग्रुप्स दोनों बाजू बाजू में थे, सेम प्लेन में थे, है कि नहीं? सेम प्लेन में थे ना? तो सेम प्लेन में थे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे, एक दूसरे को धक्का धुक्की करेंगे, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो। देखो
समझ में आ रही बात? कैन यू सी दिस? C2H5CH3 और यहाँ पे C2H5CH3, हर जगह क्या होगा, ट्रांसफॉर्म जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुई बात एवरीबॉडी? यस। तो इसलिए ट्रांसफॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है दैन द सिस फॉर्म। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म की एनर्जी जो है वो सिस फॉर्म से एक्चुअली कम है, इसकी एनर्जी कम, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? उल्टा, रिएक्टिविटी कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा बताओ? जो स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है? नहीं, ऑब्वियसली जो स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होता है ना। सो सिस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ट्रांस जो है वो कम रिएक्टिव होगा। लॉजिकल बात है कि नहीं? ये भी अगर याद रहे तो इसके बेसिस पर बहुत सारे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएंगे। तो बच्चों ज्योमेट्रिक आइसोमर का जो डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग है, जैसा मैंने कहा ये क्लियरली आपको कि ये किस में होता है, किसमें देखा जाता है, ये एल्कीन्स में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ पे आपको ये ज्योमेट्रिक आइसोमर बता दिया, ऑप्टिकल में आपको बताऊंगा आगे, पर ये दिया हुआ नहीं है इस चैप्टर में, ये दिया हुआ है आपके हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन्स वाले टॉपिक में इसका डेफिनेशन और एग्जांपल्स मिलेगा। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस while you are doing isomers, please make sure that you do all isomers together. In your textbook, the funda that they have followed in all the textbooks, not only state, NCERT, whatever you want to refer, they have followed this funda कि वो लोग ने ना आइसोमर्स को अलग अलग करके लाइक 4-5 इस चैप्टर में दिया है, फिर एक या 2 इस चैप्टर में दिया है, फिर एक अगले 12th के एक दूसरे चैप्टर में दिया है। उससे क्या होता है कि आपका आइसोमेरिज्म पूरा डिवाइड हो जाता है, तो by the time you reach another chapter you might have forgotten the previous one. Better way is to do all isomers together, right? तो इसलिए अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन भी एक साथ लिखा है, जिसमें मैंने आपको डेक्स्ट्रो, लीवो, एवरीथिंग सब समझा बता दिया कि क्या होता है। तो पूरा चार्ट जो है वो एक साथ किया हमने, और उसका एक सिर्फ ऑप्टिकल का जो डिटेल है वो हम आगे के टॉपिक में करेंगे। इज दैट क्लियर? यस, ठीक है। तो विल स्टॉप दिस सेशन फॉर टुडे।